आज का हमारा टॉपिक है कार्यशील पूंजी के प्रकार या कार्यशील पूंजी का वर्गीकरण। मतलब आज के हम टॉपिक में कार्यशील पूंजी का वर्गीकरण देखेंगे। साथ ही हम कार्यशील पूंजी का महत्व तथा उसे प्रभावित करने वाले घटक के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्यशील पूंजी का वर्गीकरण या कार्यशील पूंजी के प्रकार। कार्यशील पूंजी का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला है चिट्ठा अवधारणा के आधार पर और दूसरा है समय के आधार पर। चिट्ठा अवधारणा के आधार पर कार्यशील पूंजी को, जैसा कि हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में, कि सकल कार्यशील पूंजी और शुद्ध कार्यशील पूंजी के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण वित्तीय प्रबंधक की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और समय के आधार पर कार्यशील पूंजी को स्थायी तथा नियमित कार्यशील पूंजी तथा परिवर्तनशील या अस्थायी कार्यशील पूंजी में वर्गीकृत किया गया है। जैसा कि इस चार्ट में बताया गया है, चिट्ठा अवधारणा के आधार पर दो प्रकार की कार्यशील पूंजी होती है, जैसे सकल कार्यशील पूंजी या शुद्ध कार्यशील पूंजी। और समय के आधार पर भी दो प्रकार की कार्यशील पूंजी है, स्थायी या जिसे हम नियमित कार्यशील पूंजी कहेंगे तथा दूसरा परिवर्तनशील तथा अस्थायी कार्यशील पूंजी। परिवर्तनशील और अस्थायी कार्यशील पूंजी को भी फिर पुनः दो भागों में बांटा गया है, मौसमी कार्यशील पूंजी और विशिष्ट कार्यशील पूंजी। तो इनके बारे में हम थोड़ा जान लें। सकल कार्यशील पूंजी और शुद्ध कार्यशील पूंजी मैंने पिछले अध्याय में वर्णित किया था, उसके बारे में हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ लिया था। आगे का जो समय के आधार पर कार्यशील पूंजी का प्रकार है, उसमें जो कार्यशील पूंजी है वो है स्थायी या नियमित कार्यशील पूंजी। स्थायी या नियमित कार्यशील पूंजी वह पूंजी है जो व्यवसाय में स्थायी रूप से जमा हो जाती है तथा जिसे व्यवसाय के सामान्य संचालन में नकद में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ धन किसी न किसी रूप में व्यवसाय में स्थायी रूप से रखना पड़ता है, तो उसे ही स्थायी या नियमित कार्यशील पूंजी कहा जाता है। दूसरी है परिवर्तनशील अथवा अस्थायी कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी के स्थायी स्तर से ऊपर कोई भी राशि परिवर्तनशील या अस्थायी कार्यशील पूंजी होती है, परंतु इसकी मात्रा समय पर उत्पादन एवं विक्रय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। अतः इन संपत्तियों में विनियोजित पूंजी भी अस्थायी अथवा परिवर्तनशील ही होती है। यह पूंजी दो प्रकार की होती है। मौसमी परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी जो है वो दो प्रकार की होती है। मौसमी कार्यशील पूंजी से आशय उस पूंजी से है जिसकी आवश्यकता पूरे वर्ष न होकर किसी मौसम में होती है। जैसे अनाज के आढ़ातियों को फसल आने पर अधिक पूंजी की ज़रूरत होती है, उसके बाद नहीं होती। इसी प्रकार से चीनी उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, फ्रिज, कूलर आदि मौसमी वस्तुओं को उत्पादित करने वाली संस्थाओं को कुछ ही महीनों में पर्याप्त कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है तथा शेष महीनों में इसकी आवश्यकता कम होती है। दूसरी है इसमें विशिष्ट कार्यशील पूंजी। विशिष्ट कार्यशील पूंजी का वह भाग है जिसकी आवश्यकता किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में, जैसे अचानक मंदी आ गई, बाढ़ आ गई, युद्ध की स्थिति हो गई या मंदी की स्थिति हो गई, इनका सामना करने के लिए होती है। कभी कभी विशिष्ट परिस्थितियों के कारण उत्पन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ती है, तो उसके लिए विशिष्ट कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। तो ये है कार्यशील पूंजी का वर्गीकरण या प्रकार। इसके बाद हम देखते हैं कार्यशील पूंजी का महत्व। किसी भी संस्था में हम कार्यशील पूंजी की इतनी बात कर रहे हैं, किसी भी संस्था में कार्यशील पूंजी का क्या महत्व है?
या उसके क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो कार्यशील पूंजी के लाभ इस प्रकार से हैं। नंबर 1, पहला लाभ है विक्रेताओं को तत्काल भुगतान। पर्याप्त कार्यशील पूंजी होने पर संस्था अपने विक्रेताओं को तुरंत भुगतान कर सकती है, जिससे नियमित रूप से कच्चा माल प्राप्त करने में उसे किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होती। दूसरा है नकद छूट का लाभ। संस्था अपने विक्रेताओं से खरीदे गए माल का नकद भुगतान करके नकद छूट प्राप्त कर सकती है। ऐसा करने से लागत मूल्य कम आएगा, जिसके परिणाम स्वरूप संस्था माल के विक्रय मूल्य को कम कर सकती है और अपने ग्राहकों को आकर्षक व्यापारिक छूट दे सकती है। तीसरा है पर्याप्त लाभांश वितरण। कार्यशील पूंजी की कमी वाली संस्थाओं में लाभों का पुनर्विनियोग करके कार्यशील पूंजी में वृद्धि की जाती है। ऐसा करने से अधिक लाभ होने की दशा में भी अच्छा लाभ वितरित नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि संस्था के पास पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी है तो उस दशा में वो अच्छा आकर्षक लाभांश वितरण कर सकता है। अगला है ऋण क्षमता व साख में वृद्धि। जिस संस्था के पास पर्याप्त कार्यशील पूंजी होती है वह संस्था वित्तीय दृष्टि से अच्छी स्थिति वाली संस्था समझी जाती है और इन संस्थाओं को आवश्यकता पड़ने पर ऋण लेने में कोई कठिनाई नहीं आती है। नेक्स्ट है बैंकों से ऋण प्राप्ति में सुविधा। पर्याप्त कार्यशील पूंजी होने पर संस्था की अल्पकालीन शोधन क्षमता उत्तम मानी जाती है। इससे बैंकों में असुरक्षित तथा अप्रत्याभूतित ऋण लेने में सहायता मिलती है। अगला है आकस्मिकताओं का सफलतापूर्वक सामना। पर्याप्त कार्यशील पूंजी होने पर कोई भी संकट अगर आता है, कोई भी आकस्मिक घटना होती है तो उसका आसानी से सफलता से सामना किया जा सकता है। नेक्स्ट है कार्यकुशलता में वृद्धि। पर्याप्त कार्यशील पूंजी का संचालकों एवं प्रबंधकों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, जिससे उन्हें अधिक उत्साह से कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। और अंतिम है इसमें स्थायी संपत्तियों की उत्पादकता में वृद्धि। पर्याप्त कार्यशील पूंजी स्थायी संपत्तियों की उत्पादकता में वृद्धि करती है। जैसे यदि कच्चा माल, श्रमिक आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हो तो मशीनें पूर्णतः क्षमता से कार्य नहीं कर पाएंगी। इसलिए बिना कार्यशील पूंजी के स्थायी संपत्तियां ठीक वैसी ही हैं जैसे किसी भी बंदूक को हम बिना कारतूस के रखते हैं। तो ये कुछ कार्यशील पूंजी का महत्व या उसके लाभ जिसके बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं कि अगर किसी भी संस्था में कार्यशील पूंजी ज़्यादा हो जाए, अनावश्यक हो जाए, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो अभी ऊपर हमने इसका महत्व या इसके लाभ के बारे में जाना, तो वो लाभ तभी प्राप्त होते हैं जब संस्था के पास पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी हो। पर्याप्त मात्रा का मतलब न तो आवश्यकता से अधिक हो और न ही आवश्यकता से कम हो। अगर कार्यशील पूंजी आवश्यकता अनुसार नहीं होगी या आवश्यकता से अधिक होगी तो उसका भी संस्था को कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा, जो इस प्रकार है। मतलब अगर अनावश्यक कार्यशील पूंजी है तो उसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जो इस प्रकार है। पहला है अनावश्यक स्कंद का संग्रह। किसी भी संस्था में अनावश्यक स्कंद के मिसहैंडलिंग, चोरी और अन्य हानियों में वृद्धि की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। दूसरा है दोषपूर्ण साख नीति। यदि कार्यशील पूंजी ज़्यादा है तो साख नीति दोषपूर्ण हो जाती है और संग्रहण अवधि में कमजोरी आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप दूषित ऋण का भार बढ़ता है और वह लाभ को प्रभावित करता है। अगला है प्रबंधकीय अकुशलता। यदि कार्यशील पूंजी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो प्रबंधकीय कुशलता को दर्शाएगी, क्योंकि इससे समझा जाता है कि प्रबंध कोषों का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहा है। अगला है लाभदायकता पर प्रभाव। अत्यधिक कार्यशील पूंजी का पूर्ण उपयोग तो होता है, पूर्ण उपयोग नहीं होता है, बल्कि उस अतिरिक्त राशि पर ब्याज आदि दिया जाता है, जिससे लाभ जो है वो
उसकी लाभदायकता पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। और अंतिम है इसमें अंशधारियों में असंतोष। यदि ज़्यादा कार्यशील पूंजी होगी और उससे वो अकुशल प्रबंध को दर्शाएगी, जिससे अंशधारियों में यह संदेश जाएगा कि उन्हें वो लाभ नहीं मिल पा रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए, तो उन्हें उनमें असंतुष्टि प्राप्त होगी। तो ये ज़्यादा कार्यशील पूंजी हो जाती है, अत्यधिक कार्यशील पूंजी होती है, उसके दुष्प्रभावों के बारे में अभी मैंने बात की। इसके बाद हम देखते हैं कार्यशील पूंजी की मात्रा को कौन कौन से घटक जो है वो निर्धारित करते हैं। कार्यशील पूंजी की मात्रा को निर्धारित करने वाले घटकों में है व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की प्रकृति किस प्रकार की है? जैसे नियमित मांग करने वाले व्यवसाय हैं या मौसमी व्यवसाय हैं, उन पर कार्यशील पूंजी की मात्रा निर्भर करती है। दूसरा है व्यवसाय का आकार। व्यवसाय का आकार भी बड़ा है, छोटा है, इस पर भी कार्यशील पूंजी की मात्रा का निर्धारण होता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाली संस्था में कार्यशील पूंजी की मात्रा छोटे पैमानों पर उत्पादन करने वाली संस्था की तुलना में कम होगी। अगला है तकनीकी परिवर्तन। तकनीकी परिवर्तनों के कारण कच्चे माल को प्रोसेस करने में सुधार, उसके मिसहैंडलिंग में बचत, अधिक उत्पादन और तीव्र गति से उत्पादन संभव होता है। ये सभी सुधार संस्था को स्कंध में न्यून विनियोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार से तकनीकी परिवर्तन कार्यशील पूंजी की मात्रा को प्रभावित करते हैं। यदि संस्था स्वचालन को अपनाती है तो कार्यशील पूंजी कम चाहिए। यदि श्रम प्रधान प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है तो अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है। अगला है परिचालन चक्र की अवधि। परिचालन चक्र की अवधि जितनी तीव्र होगी कार्यशील पूंजी उतनी ही कम होगी। अगला है उत्पादन लागत में कच्चे माल का महत्व। जिन उपक्रमों में उत्पादन लागत में कच्चे माल का मूल्य अधिक होता है वहाँ कार्यशील पूंजी की अधिक आवश्यकता पड़ती है। अगला है व्यवसाय की मौसमी प्रकृति। ऐसे उद्योग जिन वस्तुओं की मांग मौसम विशेष में होती है उनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। अगला बिंदु है संस्था की साख नीति। प्रत्येक संस्था में साख का विक्रय उधार के आधार पर किया जाता है, जिसका भुगतान स्थानीय प्रथा या औद्योगिक मानदंड के अनुसार साप्ताहिक, मासिक अथवा 3 माह में होता है। यदि ग्राहकों को उधार बिना उनकी साख योग्यता जाने स्वीकृत कर दिया जाता है तो रोकड़ वसूली में अधिक समय लगता है। यह वसूली अवधि जितनी लंबी होगी उतनी ही कार्यशील पूंजी की अधिक आवश्यकता पड़ेगी। अगला बिंदु है कार्यशील पूंजी आवर्त। इससे आशय उस गति से है जिससे कार्यशील पूंजी व्यवसाय में घूमती है। कार्यशील पूंजी आवर्त की दर बिक्री तथा चालू संपत्तियों के अनुपात द्वारा मापी जाती है। जितनी यह दर अधिक होगी विक्रय उतना ही अधिक होगा, जिसके परिणाम स्वरूप कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी कम होगी। अगला है व्यवसाय के विस्तार की दर। व्यवसाय के विस्तार की गति वो भी कार्यशील पूंजी को प्रभावित करती है। यदि व्यवसाय विस्तार की गति धीमी है तो कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी, और अगर तीव्र है तो अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। और अंतिम बिंदु है इसमें लाभ की मात्रा एवं लाभांश नीति। अधिक लाभ की मात्रा संस्था की कार्यशील पूंजी में वृद्धि करती है। जिन संस्थाओं की लाभ अर्जन क्षमता अधिक होती है उन्हें कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत जिन संस्थाओं की लाभार्जन क्षमता कम होती है उन्हें अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है।
तो इन कारणों के साथ साथ औद्योगिक विकास, देश का परिवहन एवं संचार साधनों की व्यवस्था, राजनीतिक स्थिरता आदि कारक भी कार्यशील पूंजी को प्रभावित करते हैं। तो ये थे कुछ कार्यशील पूंजी की मात्रा को निर्धारित करने वाले घटक। धन्यवाद।